बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम तो ये था कि आपसे जिस मौजू पर बात करनी थी वो इस किताब का एक खुलासा आपके सामने बयान करना था। आप इसका टाइटल देख सकते हैं, प्लान ऑफ अटैक, बॉब वुडवर्ड। बॉब वुडवर्ड अमेरिकी सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। 1976 में और के 74 में इनकी एक किताब आई थी। बल्कि इन्होंने एक अमेरिका का रिचर्ड निक्सन जो अमेरिकन सदर रहे, उनका एक उस वक्त स्कैंडल था कि जिसमें उन्होंने एफबीआई को मिलाकर इंतखाबात को रेक करने की कोशिश की या इस किस्म के उन्होंने इक़दामात करने की कोशिश की जो गैर कानूनी थे। तो उस तमाम स्कैंडल को इस सहाफ़ी ने तश्ते अज़बाम किया था, यानी उसको रिवील किया था। और फिर उसी सूरत में रिचर्ड निक्सन की जो हुकूमत थी वो अपने बोझ तले दब गई थी। वो रिचर्ड निक्सन को मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। तो उसके बाद रिचर्ड निक्सन स्कैंडल के बाद बॉब वुडवर्ड ने एक किताब लिखी, ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन। इसी नाम से आप एक फिल्म भी देख सकते हैं, हॉलीवुड की बहुत ही मारूफ और कदरे सनसनीखेज मूवी है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर आपको वो मिल सकती है। बॉब वुडवर्ड की बहुत सारी कुतब शाया हो चुकी हैं। उसी मौजू से मुतल्लिक उनकी एक किताब है, प्लान ऑफ अटैक। ये किताब बुश एडमिनिस्ट्रेशन की 2001 में जब 9/11 वाक़या हुआ, उसके बाद वो अमेरिका अफगानिस्तान पर हमलावर हुआ जिसमें नेटो फोर्सेस भी शामिल थी। उसके बाद 2002-3 में के मार्च में 20 मार्च को अमेरिका इराक पर हमलावर हुआ। अब 2001 से लेकर 2003 तक वो तमाम अरसे में, 1.5-2 साल के अरसे में जो प्लानिंग हुई और उस तमाम अरसे में जो जर्नैलों की और दिफाई जो इसमें इदारा था, वजारत खारजा थी, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का और वाइट हाउस, इन तमाम अफराद के दरमियान जो खत-ओ-किताबत हुई, जो गुफ्त-ओ-शनीद हुई, जो इसमें मीटिंग्स हुई, उसमें अफगानिस्तान पर इराक पर हमले के लिए जो प्लानिंग होती रही, कैसे फ़ौजों को तैयार किया जाता रहा, फ़ौजी तरबियत, सरमाए और असलहे की फराहमी और तमाम मामलात पर ये किताब उसी मौजू से मुतल्लिक है। अब सिलसिला यूँ है कि जो इस किताब के इब्तदाई सफ़हात में है कि जब जिस वक़्त बुश की हुकूमत कायम हुई जनवरी 2001 में, तो उस वक़्त बुश को पेंटागन ले जाया गया और पेंटागन में वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई कि अमेरिका को उस वक़्त 3 खतरात का सामना है। और ये 9/11 से कबल चंद माह कबल की बात है, यानी कि जनवरी में ये मीटिंग की बात ज़िक्र हो रहा है और सितंबर में 9/11 हुआ। तो उसमें ये कहा गया कि जो 3 खतरात जिनका फिल वक़्त अमेरिका को सामना है, सलामती के खतरात हैं, उनमें जो जो पहला खतरा है वो अल-कायदा से है। अल-कायदा चूँकि उस वक़्त भी अमेरिका अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन पर कई बार हमलावर हो चुका था अफ़गानिस्तान में, ये तालिबान के दौर में। दूसरा खतरा जो था वो था सद्दाम का, सद्दाम हुसैन की हुकूमत। चूँकि सद्दाम हुसैन पर भी बहुत सारी उस वक़्त जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ आई थीं, उन पर वक़्तन-फ़ौक़्तन उनकी जो असला साज़ जहाँ पर उनके इदारे थे, फैक्ट्रीज़ थी, वहाँ पर हमले अमेरिका हमला करता रहता था। और बहुत सारी ऐसी तजारती और इस किस्म की पाबंदियाँ सद्दाम हुसैन की हुकूमत पर आई थी। तीसरा जो इसमें इंटरेस्टिंग नुक्ता है और जिस खतरे की जानिब इसमें बात की गई है, वो है चाइना। कि 20 साल पहले भी चाइना जब उस वक़्त इस कदर ताकतवर नहीं था या उसकी जो इक़्तिसादी क़ुव्वत थी, वो उस वक़्त उभर कर सामने नहीं आई थी। तो उस वक़्त भी ये कहा गया था बुश को कि चाइना की जो फ़ौज है वो गैर मामूली तौर पर न सिर्फ़ तैयारी कर रही है बल्कि वो असला बनाने में वो खुद कफ़ील भी बन चुकी है। और जो चाइना की मुआशी जो ताकत है वो उसी प्रोपोर्शन के लिहाज से उसकी जो मिलिट्री माइट है, मिलिट्री ताकत, वो उसमें बदलती चली जा रही। तो ये इन 3 ताकतों का। अब मैं ये किसी इंशाल्लाह आने वाले किसी व्लॉग में इस बात पर भी बहस करेंगे कि वो कौन से फैसले थे या वो कौन से चाइना की वो कौन-सी पॉलिसीज़ थी कि जिसने अमेरिका को चौकन्ना कर दिया था और अमेरिका ये बात समझने पर मजबूर हो गया था कि अब उसके लिए जो बड़ा खतरा दरपेश होगा मुस्तकबिल में, वो चाइना होगा, वो चाइना की उभरती हुई मुआशी और उसकी दिफाई क़ुव्वत होगी। लेकिन चूँकि आज इस मौज़ू पर बात नहीं करेंगे, ये किताब वो 400 साढ़े 400 सफ़हात की किताब है।
प्लान ऑफ अटैक। इंशाल्लाह कल किसी ब्लॉग में या आने वाले किसी दिन में इस मौजू से मुतल्लिक इसमें जो अहम बातें हैं और इसमें वो तमाम जो कुव्वतें हैं, किरदार हैं जो इस इराक पर हमला करने में मुलव्वस रहीं और वो तमाम तैयारी के मराहिल वो क्या रहे, उस पर इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में हम बात करेंगे। आज इस मौजू से मुतल्लिक आपसे बात करनी है वो फ्रैंक दिकोतर की किताब है। फ्रैंक दिकोतर की किताब से मैं पहले भी आपको इस मुसन्निफ की किताब से आपको मुतारिफ करवा चुका हूँ। ये मुसन्निफ प्रोफेसर हैं हांगकांग की यूनिवर्सिटी में, वो पॉलिटिक्स के और जियो पॉलिटिक्स के और इन्हीं मौजूआत से वो मुतालिक प्रोफेसर हैं और मुहक्किक भी हैं। अब इस प्रोफेसर की पहली जो किताब थी वो थी माउस ग्रेट फेमिन। उस पर कई मेरे व्लॉग्स जो हैं वो आपको जो मेरा वेब चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे। अब उसी मौजू से मुतल्लिक उसी मुसन्निफ की किताब है द कल्चरल रेवोल्यूशन। इस मुसन्निफ का दरअसल चीन की जो कम्युनिस्ट हुकूमत है और माओ के इर्द गिर्द जो बड़े नाम रहे माओ के दौर में, कम्युनिस्ट दौर में, उन तमाम पर खासा इसने काम किया है इस मुसन्निफ ने और बहुत अक्रेजी से वो तमाम इन हालात वाक़यात का जायजा लिया है जो 1949 से लेकर अभी तक जो चीन में तब्दीलियां वाक़ई हुई, जो पॉलिसीज इख्तियार की गई, उसके नतीजे में जो इंसानी जो तबाही मुबैना तौर पर जो तबाही आती रही, जो तारीख में जिसका खास जिक्र नहीं किया गया क्योंकि चूंकि उस वक्त एक कम्युनिस्ट दौर था, सख्त गीर दौर था और अभी भी है कि जिसमें जो इंफॉर्मेशन थी, जो इसमें तमाम हालात को जो ज़मीनी हकायक थे उन्हें उन पर पर्दा पोशी उनकी की गई, वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन उन तक आम आवाम की या दीगर हुकूमतों की या अदारों की रसाई मुमकिन नहीं। तो अब उस तमाम रिकॉर्ड को निकाल कर ये जो जदीद ज़माने के मुहक्किक हैं वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं और वो उन पॉलिसीज के नतीजे में आने वाले जो अवाम पर जो असरात थे वो उनका जायजा ले रहे हैं कि जो माओ की उस वक्त की हुकूमत ने, जो माओ से तुम की बात कर रहा हूँ, जो माओ की उस वक्त की हुकूमत ने वो तमाम पॉलिसीज और फैसले इख्तियार किए कि जिनके नतीजे में उस वक्त चाइना की अवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब उसी मौजू से मुतल्लिक दरअसल जिस किताब का आज आपसे जिक्र करना है वो है हाउ टू बी अ डिक्टेटर। अब इस मुसन्निफ की इस किताब में ऐसी बहुत सी सारी शख्सियात जो जिनका रुझान प्री डिस्पोजिशन जो जिनकी रही है वो उनकी कम्युनिस्ट जो नजरियात हैं वो उनकी जानिब रही। ऐसी बहुत सारी आमरीत पसंदाना शख्सियात कि जो अपनी ज़ात में इख्तियारात का मंबा होती थीं, वो इख्तियारात को मरकूज करती थीं और जब उन्हें इक़्तिदार मिला तो उन्हें फिर तवील अरसे तक उन्होंने अपनी हुकूमत को, अपनी रियासत को उन्हें शेप किया, अपनी अवाम की ज़िंदगी को मुतासर किया और फिर ऐसे फैसले किए कि जिनके जो असरात थे वो उनकी आने वाले दौर में, मुस्तकबिल में उनकी अवाम पर शदीद उसके असरात मुरतब हुए। अब इसमें जो शख्सियात हैं, मिसाल के तौर पर 20वीं सदी में जो नाज़िज़्म की बात करें तो हिटलर का नाम आता है, ऐसे फ़ाशिज़्म की बात करें तो फिर मुसोलिनी की बात का नाम सामने आता है और अगर फिर कम्युनिज़्म की बात करें तो उसमें स्टालिन का ज़िक्र आता है। उसके बाद फिर दीगर कई शख्सियात हैं जैसे अगर आप इसमें रोमानिया की बात करें तो उसमें एक डिक्टेटर का नाम आता है। ऐसे ही अगर आप कज़ाफ़ी की बात करें, सद्दाम हुसैन की बात करें या फिर दीगर इस किस्म के अफ्रीका के या जो वेस्ट इंडीज़ के वो जो दीगर कई ऐसे छोटे-छोटे जज़ायर हैं, उन पर ऐसे आमिर जो हैं वो मुसल्लत रहे कि जिन्होंने कई अशरों तक अपनी हुकूमतें की और उन्होंने फिर अपनी अवाम की ज़िंदगी को किसी हद तक ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने खुशहाल भी किया, आसूदगी भी लाए, लेकिन फिर अवाम ऐसे फैसले भी किए कि कई मुल्कों में अवाम की ज़िंदगी जो रही वो अजीरन नहीं। अब डिक्टेटर कैसे बना जाता है? डिक्टेटर की जो अलामात हैं वो कब ज़ाहिर होती हैं या वो कौन-सी इलामतें होती हैं या वो कौन-से काम होते हैं कि जिससे डिक्टेटरशिप का सफ़र शुरू होता है? तो जहाँ तक मैं लिटरेचर पढ़ चुका हूँ, ना सिर्फ़ इस किताब से बल्कि अगर आप हिटलर का या मुसोलिनी या स्टालिन का इन सब के अदवार पढ़ें या फिर उसके बाद आने वाले जितने भी 20वीं सदी में या 21वीं सदी के अवाइल तक जो आप अफ्रीका के जो डिक्टेटर्स हैं, अगर आप उनके अहवाल पढ़ें, तो ये बात सामने आती है कि ये बहुत सारे डिक्टेटर्स जो हैं, जैसे मुसोलिनी हो गया या आप हिटलर की बात करें या इस किस्म के दीगर, वो इंतखाब के ज़रिए यानी एक जमहूरी तरीके से वो इक़्तिदार में आए
आने के बाद उन्होंने फिर जो आइन साज या जो असम्बलीज थी उन्हें मुअत्तल किया, जो दीगर जो मल्टी पार्टी सिस्टम था उसे ख़त्म किया, सिर्फ अपनी पार्टी को जिंदा किया और अपनी पार्टी को उन्होंने तरवीज दी। उसके बाद उन्होंने फिर प्रेस जो था, क्योंकि प्रेस अगर जदीद आप रियासती निज़ाम में देखें जहाँ पर जमहूरी निज़ाम फलते फूलते हैं, तो उसमें प्रेस का जो किरदार है मीडिया का वो सबसे अहम होता है। तो प्रेस को उन्होंने दबाया, सिर्फ अपने ऐसे जो अखबारात थे जो उनकी पार्टी के साथ अलाइनमेंट रखते थे, या वो पार्टी का जो एजेंडा था, उसका जो प्रोपेगेंडा था उसे नशर करते थे, उनकी तरवीज की, उन्हें फ़रोग़ दिया। उसके बाद उन्होंने फिर ऐसी तमाम जो डिसेंट जो था, यानी कि जो इख्तलाफ की आवाज़ रखते थे, चाहे वो अपनी पार्टी में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, उन्हें बज़ोर ताकत खामोश करवा दिया गया। कईयों पर गद्दारी के फतवे लगाना, कईयों को मुल्क बदर कर देना, या कईयों को अपनी रियासती मशीनरी के ज़रिए मरवा देना। तो ये एक सफ़र शुरू होता है डिक्टेटरशिप की तरफ। अब डिक्टेटर जो है वो जब इक़्तिदार में आए तो वो करते क्या हैं कि फिर वो ऐसे फैसले लेते हैं कि जो बज़ाहिर जो का वो अपने आप को ये बात समझना लाज़मी है कि डिक्टेटर से गलतियाँ कहाँ शुरू होती हैं। चूँकि कोई भी इंसान जो है वो अक्ल कुल नहीं, वो कल इंसान जो है वो बशर, वो अच्छाइयों बुराइयों का मजमूआ है। अगर आप इस्लामी तारीख देखें या जमहूरी जो मुआशरे हैं जो तरक्की कर चुके, तरक्की याफ्ता ममालिक, उसमें भी आप देखते हैं ये पार्लियामेंट का, ये शूरा का निज़ाम क्या है कि एक इंसान जो है, जो रियासती निज़ाम या ज़माम कार संभालता है, उससे गलतियाँ या ऐसी पॉलिसीज़ को इख्तियार करने के जो चांसेस हैं, उनमें एहतमाल होता है, उनमें खतरा होता है कि उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन जब उसके साथ पार्लियामेंट हो, उसके साथ काबीना हो, उसमें जो दाना अफराद की इसमें शूरा हो, तो वो फिर कदम ब कदम उसकी न सिर्फ तंबीह करते हैं, उसे ताकीद करते हैं, बल्कि उसकी गलतियों की इस्लाह भी करते हैं। डिक्टेटर का अलमिया ये होता है कि वो जब इक़्तिदार में हो, तो वो जो उसके इख्तिलाफ़ी आवाज़ से उठाने वाले अफराद हो, जो बेहतर मशवरा देने वाले हों, जो डिक्टेटर को पसंद ना आता हो, तो डिक्टेटर उन तमाम अफराद को आहिस्ता-आहिस्ता अलग कर देता है, और उन तमाम अफराद को जो उसकी पज़ीराई करें, उसकी तारीफ़ में रद्बुल लिसान हो, जो सिर्फ़ उसकी कोई अच्छाई या बुराई को भी अच्छाई पेश करने वाले हों, जो उससे ज़ाहिर है वो मफ़ाद समेटने वाले अफराद हों, तो वो फिर उन्हें आगे लेकर आता है। तो यूँ डिक्टेटर सिर्फ़ उन अफराद में घिर जाता है कि जो उसकी गलतियों पर भी पर्दापोशी करते हैं, और जो फिर उसे ऐसी जानिब धकेल देते हैं कि जिससे मुल्क और उसकी अवाम जो है वो फिर बाद में उसे उन असरात से सफ़र करती है, उसके असरात का फिर खमियाज़ा उसे अवाम को भुगतना पड़ता है। तो डिक्टेटर का यूँ सफ़र है। मैं इससे पहले भी एक ब्लॉग बना चुका हूँ, अगर आप देखें कि उसमें कि हाउ टू बी अ टायरेंट, कि एक जबर और इस्तिबदाद वाला हुक्मरान जो है वो किन इक़दामात के ज़रिए वो ऐसा हुक्मरान बनता है, उसमें आपको ये ब्लॉग भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब इसमें ये देखिए कि मौजूदा दौर की जो हमारी जमहूरी हुकूमतें हैं कि जिनमें नवाज़ शरीफ या भुट्टो या इमरान खान की अगर बात करें, तो क्या ये डिक्टेटर्स हैं, या क्या इनमें डिक्टेटर्स वाले जरासीम पाए जाते हैं? तो यकीनन कोई भी अगर जमहूरी हुक्मरान हो, अगर हुक्मरान कोई भी अगर शख्स बनेगा, तो इक़्तिदार का जो नशा है वो हमेशा इस कदर हावी हो जाता है कि कोई भी शख्स उसे इक़्तिदार की जो कुर्सी है उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो हमेशा उसकी ख़्वाहिश होती है कि वो इक़्तिदार पर काबिज़ रहे। ये जो उसे प्रोटोकॉल मिलते हैं, उसकी जो एक उँगली के इशारे से बहुत सारे इक़दामात जो हैं वो इख्तियार किए जाते हैं, बहुत सारे अहकाम बजा लाए जाते हैं, तो वो उसकी हमेशा ये ख़्वाहिश रहती है कि वो इक़्तिदार पर काबिज़ रहे। अब ये डिपेंड करता है कि किसी मुल्क का, कि उसकी सिविल सोसाइटी, उसकी अपोज़िशन, उसका मीडिया, उसके इदारे किस कदर आज़ाद हैं, ताकतवर हैं कि वो उस शख्स पर एक ऐसा वो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाकर रखते हैं कि वो ना एक जाबिर हुक्मरान या आमिर ना बन पाए। और यही डेमोक्रेसी का एक केस है। ये जो बात कही जाती है कि डेमोक्रेसी जो है वो बदतरीन निज़ामों में से एक बेहतरीन निज़ाम है, यानी कि मौजूदा राइज निज़ामों में से, तो उसकी जो बुनियादी उसका केस है, उसका जो डिफेंस है वो यही है कि डेमोक्रेसी में कोई भी शख्स आमिर नहीं बन पाता। वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके घर चला जाता है, और फिर उसके बाद नई क़यादत, नई सोच, नई जिद्दत इख्तिरा के साथ कोई शख्स वो इक़्तिदार में आ जाता है।
हमारे जो जमहूरी हुक्मरान हैं, उनमें भी ऐसे जरासीम पाए जाते हैं। वो भी कोशिश करते हैं कि वो अपना पार्टी स्ट्रक्चर कायम करें, जो इख्तलाफ की आवाज़ है, जो मीडिया में हो या दीगर पार्टियों से हो, उन्हें दबाने की कोशिश करें और मीडिया में अपनी जो हक में आवाज़ उठने वाली हो, सिर्फ़ उसी की पज़ीराई हो, उसी उनकी जो स्तइश हो, उसी को कबूल समझा जाए और पार्टी स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उसमें जो इख्तलाफी आवाज़ हैं, जो उनकी पॉलिसी पर तनकीद करने वाले नाक़िद हों, उन्हें अपने से दूर किया जाए, बल्कि ऐसा हो कि पार्टी से निकाल दिया जाए। और आप ये पीटीआई में भी देख चुके हैं कि जस्टिस वजीहुद्दीन सिद्दीकी हों या इस किस्म के जो दीगर अफराद थे कि जिसमें अगर आप इमरान खान साहब के बोन के जो अपने कज़न थे, उन्हें भी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, इस किस्म के दीगर जो अफराद थे जो उन पर तनकीद करते थे, आहिस्ता सा उन्हें पार्टी से देश निकाला दिया जा चुका। और फिर ये मोरूसियत और इस किस्म की जो पार्टी शेप इख्तियार कर लेती हैं कि जिसमें पार्टी के फिर अपनी ही जो नस्ल है वो सामने इक़्तिदार में आती है। तो पार्टी के जो उम्र रसीदा अफराद हों, जो अक़ल, तजुर्बे, तालीम में ज़्यादा उनका तजुर्बा हो, वो फिर ऐसा सा वो उसी नौजवान नस्ल के पीछे एक किस्म की आमरीत है, खानदानी आमरीत आप इसे करार दे सकते हैं। अब आइए आखिरी बात की जानिब। ये जितनी भी इस किताब में चूँकि किताब में जो मुसन्निफ़ का रुझान है, वो तनकीदी है, वो कम्युनिस्ट जो रजीम रहे या उन अफराद की जानिब जो कम्युनिस्ट नज़रियात रखते थे। अब अगर उन अफराद की बात की जाए जो जमहूरी मुआशरों में जिन्होंने दीगर ममालिक पर कब्ज़े की जंग की, जो कॉलोनियल एक सोच का वो का मज़हर थे या ऐसे हुक्मरान जो अगरचे आमिर नहीं रहे या ऐसे दौर में या ऐसा उनका रियासी ढांचा नहीं रहा कि जिसमें अमरीत हो, जमहूरियत हो, जैसे अमेरिका, बरतानिया या यूरोपियन ममालिक, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ थी और उनके जो इक़दामात थे, वो अमरीत की जानिब इशारा करते हैं। तो वो ये जो सोच है, इसे आप साम्राज्य सोच कह सकते हैं, जैसे बुश की, ब्लेयर की और इस किस्म के दीगर जो यूरोपियन इसमें हुक्मरान रही या अमेरिका की जितनी भी हुक्मरान नस्ल रही है, अगरचे वो आमिर नहीं थे, लेकिन उनकी जो सोच थी, वो नस्ल प्रस्ताना थी, वो इक़्तिदार अपनी रियासत का वो दीगर खित्तों तक बढ़ाने का था। तो उनकी जो सोच में वो अमरीत अगरचे नहीं, लेकिन उनमें एक बालादस्ती का एक जरासीम थे कि जिसके ज़रिए दीगर खित्तों को अपने ज़ेर नगीं लाना, उनके वसाइल पर कब्ज़ा करना और लोगों में अपनी नज़रियात जो है उन पर मुसल्लत करना है। तो ये इस किताब का मरकज़ी आपके सामने ख़्याल पेश किया कि कैसे डिक्टेटर जो हैं वो बनते हैं। अब इसमें बहुत सारे चूँकि किरदारों का ज़िक्र है और उन जैसे उन्होंने अपने दौर में उन किरदारों ने ऐसे काम किए कि बहुत सारे उसमें ज़ायक़ा ख़ेज़ भी थे। वो इस वक़्त इस मौज़ू से मुतल्लिक नहीं। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौज़ू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।